Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। यहाँ पर हम एज यूजली आपके 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होंगे। आपकी प्रैक्टिस को ये एक नया मोड़ देंगे, तो इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। एंड फर्स्टली, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल इज। यहाँ पर आपको 4 यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, आपका उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस हैं जो कि प्रोवाइडेड हैं और यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनमें से ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि इंटरेक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करती है अपने खुद के चैनल पर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, जो आपकी इग्न्यू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इंटरेक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनको अपने ही चैनल पर टेलीकास्ट करती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन said that which of the following skills are needed for present day teacher to adjust effectively with the classroom teaching। यहाँ पर आपको कुछ स्किल्स प्रोवाइडेड हैं जैसे कि नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड या फिर कंटेंट मास्टरी। तो यहाँ आपसे ये पूछा है इन चारों स्किल्स में से ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी ज़रूरत आज के जो टीचर्स हैं उनको पड़ती है ताकि वो बहुत अच्छे तरह से जो उनका क्लास में जो टीचिंग की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें वो अच्छे से सामंजस्य को बैठा सकें। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स उनमें होनी चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर हम बात करें सामंजस्य इफेक्टिवली एडजस्ट करने की क्लासरूम टीचिंग को, तो जो टीचर है उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नॉलेज टेक्नोलॉजी की होना इतना ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि आप अगर मान लीजिए आप साइंस की टीचर हैं, आप हिंदी की टीचर, इंग्लिश की टीचर है, तो आपको कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। टेक्नोलॉजी में तो आपका डिजिटलाइजेशन ही आ जाता है ना। ज़रूरी नहीं कि आपने सारे कोर्सेज कर रखे हों कंप्यूटर के, आपके पास में डिप्लोमाज हो। ठीक है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। मतलब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो यूज़ होना है वो यूज़ करना आपको आना चाहिए टीचर, एज अ टीचर। ठीक है, फिर दूसरा, स्टूडेंट की नीड क्या है। ठीक है, आप जिस भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बच्चा आपका कहाँ पर स्टैंड करता है, उसका जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, उसको हमें पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि वो अच्छे से समझ सके। तो हमें स्टूडेंट की नीड पहचानने की नॉलेज टीचर में होनी चाहिए कि स्टूडेंट को अब क्या प्रोवाइड करना है, किस लेवल पर करना है, कितना क्वांटिटी में करना है। ठीक है, और जो लास्ट है वो है हमारा कंटेंट मास्टरी। बिल्कुल सही बात है, अगर वो साइंस का टीचर है तो उसको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, या फिर वो जो भी कंटेंट पढ़ाने आ रहा है उस कंटेंट को वो भली भांति जानता हो, कि जब वो जानता होगा तभी वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। और इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन पुटअप करते हो, अगर उस टीचर के पास उस कंटेंट में मास्टरी होगी, अगर उसके पास जो नॉलेज है उस कंटेंट पर वो बहुत ही
अच्छे लेवल की होगी, स्टैंडर्ड लेवल की होगी, तो अगर स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पुटअप करता है तो उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से टीचर एक्सप्लेन कर पाएगा। लेकिन अगर वो टीचर सिर्फ वो जो भी कंटेंट उसे पढ़ाना है क्लास में वो सिर्फ अभी मॉर्निंग में खुद ही रीड करके गया है और जो जो उसने रीड करा वो बस जाके वहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा है, उस केस में अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी क्वेरी करता है तो उस क्वेरी का आंसर वो टीचर नहीं कर पाएगा। इसलिए टीचर में जो भी कंटेंट वो पढ़ाए उसमें उसको महारत हासिल होनी चाहिए। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं यही ज़रूरी हैं आज के प्रेजेंट डे टीचर्स के लिए, ताकि वो क्लास को अच्छे से एडजस्ट कर सकें। तो यहाँ पर हम कोड देख लेते हैं आपका 2, 3 and 4। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ग्रीन कलर वहाँ रेड था इसलिए करना पड़ा, बट यहाँ थोड़ा ब्राइट नहीं लग रहा है तो हम अपना वापस रेड पर ही आ जाते हैं। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन सेज who has signed an MOU for accreditation of teacher education institutions in India। जो टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट होते हैं उनको उनको जो क्रेडिट है वो कौन साइन करता है? NAAC या UGC, NCTE या फिर NAAC या UGC एंड NCTE या फिर NCTE या फिर IGNOU। तो देखिए अगर हम बात करें कि कौन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो इतने भी हैं इंडिया में उनको एक्रेडिटेशन देता है, तो वो है आपका NCTE एंड NAAC। ठीक है, आप सभी को पता है जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED जिसको पहले BTC के नाम से जाना जाता था वो भी आपके NCTE के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू, जो पहली प्राथमिक कर्तव्य जो होता है किसी भी टीचर का वो क्या होता है? टू रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, कि वो स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल जो उसका स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा दे, या फिर इम्प्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, या फिर जो स्टूडेंट है उसकी पर्सनालिटी अच्छी कर दे, वो स्मार्ट लगने लगे, दिखने में अच्छा लगने लगे। यही तो हुआ ना फिजिकल स्टैंडर्ड। तो उसके फिजिकल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें या फिर हेल्प करें ऑलराउंड डेवलपमेंट में स्टूडेंट के, या फिर इम्बाइबल वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट में जो है वो आदर्श को स्थापित करें। ठीक है, तो देखिए सारे ही पॉइंट्स ठीक लग रहे हैं। अब आपको जल्दी से यहाँ से जो भी पॉइंट्स आपको कम इफेक्टिव लग रहे हैं उनको कट कर देना है। ठीक है, तो सबसे कम इफेक्टिव जो है फिजिकल स्टैंडर्ड का आ रहा है। ठीक है, हमें बच्चे को नॉलेज देनी है। ठीक है, हमें उसको एक्टर या फिर एक्ट्रेस नहीं बनाना जो कि हम उसके फिजिकल स्टैंडर्ड को जज करेंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो जाना है। ठीक है, आप जो टीचर है वो टीचर है, वो नॉलेज देना है, वो कोई ब्यूटिशियन नहीं है जो कि उसका मतलब उसके लुक को ही बदलने आया है ना। तो क्या इम्प्रूवमेंट वो वहाँ दिखाने वाला है फिजिकल स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड भी स्टूडेंट का जैसा भी है वैसा ही रहेगा। उसका आध्यात्मिक जो भी आध्यात्मिक स्टैंडर्ड जो है उसको नहीं बदलना है हमें। अगर वो भगवान राम को मानता है तो उसको भगवान राम को ही मानने देना है। अगर टीचर कृष्ण को मानता है तो उसे नहीं कहना कि आप कृष्ण को मानिए या अल्लाह को मानिए या फिर आप जीसस को मानिए। ठीक है, जो उसका अपना इंटेलेक्चुअल है वो वही स्टैंडर्ड रखेगा। यहाँ पर भी टीचर को हस्तक्षेप करने की कोई भी नीड नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल नेगेटिव है। नेक्स्ट, इम्बाइबल वैल्यू सिस्टम। अब एक बात सुनिए आप, ठीक है आदर्श बच्चों में होने चाहिए, मैनर्स बच्चों में होने चाहिए, लेकिन क्या एक बात मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ जो आप समझ सकते हैं कि वैल्यू सिस्टम से क्वेश्चंस कितनी बार आते हैं। कितने सारे प्रैक्टिस सेट्स में इस वैल्यू सिस्टम पर डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर हम स्टूडेंट को सिर्फ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ मैनर्स उसमें प्रोवाइड कर देंगे, उसको नॉलेज नहीं होगी, तो क्या वो जॉब कर पाएगा सिर्फ इस वैल्यू की बेसिस पे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट। जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उस टाइम पर स्टूडेंट के सर्वांगीण विकास पर जो है वो टीचर को ध्यान देना है कि वो एजुकेशन को गेन करने के साथ, नॉलेज को गेन करने के साथ साथ
हम तब उसका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो आपके कॉलेजेस स्कूल्स में कराई जाती है वो इसलिए ही कराई जाती है ताकि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। इसीलिए आपके स्पोर्ट्स होते हैं ताकि वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो सके, आपके क्विज़ेस या फिर कॉम्पिटिशन्स होते हैं ताकि आप मेंटली वहाँ पर थोड़ा एक्टिव हो सके। ठीक है, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट देख यहीं पर इसी ऑलराउंड डेवलपमेंट में जो है वो बच्चे की पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट माइक्रो टीचिंग इज़ मोर इफेक्टिव। माइक्रो टीचिंग इफेक्टिव कब होती है? जब टीचिंग प्रैक्टिस की प्रिपरेशन हो रही होती है तब, या फिर जब टीचिंग प्रैक्टिस हो रही होती है तब, या फिर टीचिंग प्रैक्टिस के बाद, या हमेशा। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है, सूक्ष्म शिक्षण क्या जो है वो आपका जब शिक्षण की प्रक्रिया चल रही होगी तब ज़्यादा इफेक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू ऑल दीज ट्रेड्स। ठीक है, और हमेशा तो होता ही नहीं है सूक्ष्म शिक्षण जो है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस माइक्रो टीचिंग से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि जो सूक्ष्म शिक्षण है, जो माइक्रो टीचिंग है, वो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत होती है, उसके दौरान होती है, आगे या पीछे नहीं होती, पहले या बाद में नहीं होती, और हमेशा तो बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट इन अ टीचर। देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है, हमने अपने ऑलरेडी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया है। ऑप्शंस भले ही चेंज हो बट क्वेश्चन सेम था कि सबसे ज़्यादा किस क्वालिटी को जो है बच्चे पसंद करते हैं टीचर्स पे। तो आइडियलिस्ट फिलॉसफी, अब ये डिपेंड करता है कि यूजीसी हर बार क्या मांगे, कहीं कहीं थोड़ा चेंज भी हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ज़्यादा अप्रोप्रिएट को चूज़ करना, क्योंकि बाकी सब सही लग रहे होंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है। देखिए आइडियलिस्ट फिलॉसफी यानी वही आदर्शवादी होना चाहिए, वह कंपैशन होना चाहिए, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, एंटरटेनिंग। तो एंटरटेनिंग का तो काफ़ी बता चुकी हूँ, एंटरटेनिंग जब जैसे ही देखिए तुरंत कट कर दीजिए, क्योंकि वो हमारा टीचर है, कोई कॉमेडियन नहीं है। ठीक है, या जो हमें हंसी दिलाने आए, कोई एंटरटेनिंग, कोई जादूगर नहीं है जिससे कि हमें उसकी टीचिंग में हम मज़े लेंगे, हंसेंगे एंड ऑल। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नेगेटिव है। नेक्स्ट, ठीक है उसमें आदर्शवाद ही वो होना चाहिए, लेकिन आदर्शवाद वही बात मैंने पहले भी बताया कि वैल्यूज़ तो हैं लेकिन नॉलेज ही नहीं है, तो फिर क्या ही वो हमें समझाएगा और क्या ही हम गेन करेंगे। हम स्कूल वगैरह अगर जाते हैं तो जो मेन मोटिव है वो है एजुकेशन को गेन करना, इस लायक बनना कि हम अपने आप हम सर्वाइव कर सकें, हम एक अच्छी जॉब ले सकें, एक अच्छा सिटीज़न बन सकें इंडिया का। ठीक है, तो आदर्श होना ज़रूरी है बट सब कुछ आदर्श ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कंपैशन नहीं होना चाहिए टीचर में, कंपैशन की जो क्वालिटी है इसको स्टूडेंट लाइक नहीं करते। सो द करेक्ट आंसर कि टीचर जो है वो डिसिप्लिन में अगर रहता है तो यही यहाँ पर इसमें तो इस टीचर की इन चारों एक्टिविटीज़ में जो स्टूडेंट है वो उसके डिसिप्लिन को ज़्यादा महत्व देगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नल हाइपोथेसिस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप ये कोशिश करिए कि आप जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं सारे ही देखें, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन जो है या फिर किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं या फिर किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट कराने का जो मोटिव है वो यही है। ठीक है, तो जो नल हाइपोथेसिस है ये क्या है बता चुके हैं हम। तो नल हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो जब यहाँ पर आपका कोई डिफरेंस नहीं होता वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, वेरिएबल्स आप 1 या 2 वेरिएबल्स मान लीजिए, तो उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जब कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है तब आपका नल हाइपोथेसिस होता है। नल का मतलब होता है कुछ नहीं होना। ठीक है, सो द ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। And this question says that the research which is exploring new facts through the study of the past is called, वो रिसर्च जो कि नए तथ्यों की खोज करती है, मतलब आपकी पहले का जो इतिहास है उसकी स्टडी करके उस रिसर्च को क्या कहा जाता है। जब आप मतलब हिस्ट्री का आप स्टडी करते हो, पहले क्या क्या घटित हुआ था उसकी आप स्टडी करके नए तथ्यों का पता लगाते हो, तो ऐसी रिसर्च को हम क्या कहेंगे, बिल्कुल क्लियर है, ऐसी रिसर्च को हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है वही हमारी स्टडी होती है पास्ट की। तो जब हम पास्ट की स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ हम हिस्टोरिकल रिसर्च ही करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन गलत आ गया था
क्वेश्चन नंबर 9, एक्शन रिसर्च इज। अब जो एक्शन रिसर्च है वो क्या, देखिए ये भी हमने कल मॉडल पेपर में डिस्कस किया था। एक्शन रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये आपकी क्या है, ये आपका एक वो रिसर्च है जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किया। तो देखिए बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन रख दिया है। ये आपके कल जो क्वेश्चन हमने कराया था वो प्रीवियस ईयर में आपका शायद 2008 का था, और आज जो ये क्वेश्चन है शायद 2009 का है। तो देख लीजिए कंटिन्यू क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा है कि जो प्रोसेस जिसकी ज़रूरत नहीं होती एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वह क्या है, ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग या फिर कंटेंट एनालिसिस। तो मैनिपुलेशन की यहाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नीड नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 11, अब पूछा है कि मैनिपुलेशन जो है वो हमेशा किसका पार्ट है। देखिए मैनिपुलेशन पे आपको पहले ऑप्शन था, फिर वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया। तो कभी कभी थोड़ा ये भी माइंड लगा लिया करिएगा कि अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपने देखा कि यहाँ पर आपको प्रीवियस में जो ऑप्शन दिया है उसी ऑप्शन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इट मीन्स आपके 50 to 70% चांसेस हैं कि वही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक भी बीच बीच में देती जाती हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपने वो पढ़ नहीं रखा, आपको उसके बारे में कुछ नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप उसको अटैम्प्ट करना चाहते हैं इस पॉसिबिलिटी के साथ कि आपका जो क्वेश्चन है वो उसके चांसेस 70% रहें, ठीक है। चलिए, अब मैनिपुलेशन जो है वो हमेशा किसका पार्ट होता है, तो मैनिपुलेशन जो है वो आपका हमेशा डिस्ट्रक्टिव रिसर्च का जो है वह पार्ट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के रिलेशनशिप के बीच का। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका 1.00 है, ये आपको याद रखना है। 1.00 जो है ऐसा एक कोफिशिएंट कोरिलेशन है जो कि बेस्ट एक्सप्लेन करता है आपकी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के रिलेशनशिप को। आगे बढ़ेंगे। अब ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं 13 to 18 ये हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं और हम इन क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं और फिर हम पैसेज रीड करेंगे। सो द क्वेश्चन इज विच हेडिंग इज मोर अप्रोप्रिएट टू असाइन टू द अबव पैसेज, यानी कि जब हम पूरा पैसेज पढ़ लेंगे उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी हेडिंग जो है वो इसको देनी है, क्या इसको टाइटल देना है। वेवल्स जनरल देना है, रोल ऑफ मुस्लिम लीग देना है, INA ट्रेल्स देना है, फिर रेड फोर्ट प्रिजनर्स देना है। नेक्स्ट, द ट्रेल ऑफ PK सहगल, शाहनवाज एंड गुरुबख्श सिंह धिल्लोन सिम्बलाइजेस, किसको सिम्बलाइज करते हैं, कम्युनल हार्मनी, थ्रेट टू ऑल रिलीजियस पर्सन, थ्रेट टू persons fighting for the freedom, British reaction against the natives. INS stands for International Assembly, Indian National Association, Indian National Assembly, Indian National Association, International Association, Indian National Army। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आप बिना पैसेज के भी सॉल्व कर दे। Question number 16, there are seldom been a matter which has attracted too much Indian public interest and it is safe to say sympathy. This particular brand of sympathy cut across communal barriers. So who sympathizes to whom and against whom? So Muslim sympathizes with Shahnawaz against the British, Hindu sympathizes with PK Sehgal against the British, या फिर Sikh sympathizes with Gurubaksh Singh Dhillon against the British, या फिर Indians sympathized with the person who were to be tried. Next, the majority of people waiting for trial at outside the Red Fort and criticizing Jinnah were Hindus, Muslims, Sikhs, Hindus and Muslim both. The sympathy of Indian soldiers in uniform with the released INA prisoners at Lahore indicates feeling of nationalism and fraternity, rebellious nature of Indian soldiers simply to participate in the reception party and none of the above। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये पैसेज रहने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस देखकर ही आप समझ गए हैं कि यहाँ पर आपको स्टोरी एक सुनने को मिलेगी और ये जो स्टोरी है तो स्टोरी पे तो आप इजीली जल्दी से क्वेश्चंस थ्रू कर देंगे, आंसर मार्क करेंगे। तो चलिए तो मैं पैसेज रीड करती हूँ और आप आंसर मार्क करेंगे। द डिसिसिव शिफ्ट इन ब्रिटिश पॉलिसी रियली केम अबाउट अंडर मास प्रेशर इन द ऑटम एंड विंटर ऑफ 1945 to 46. The months which predatory moon while editing Wavell's journal has perspectively described as the edge of a volcano.
Very foolishly, the British initially decided to hold public trials of several hundreds of the 20,000 INA prisoners, as well as dismissing from service and detaining without trial no less than 7,000. They compounded the folly by holding the first trial in the Red Fort, Delhi in November 1945 and putting on the dock together a Hindu, a Muslim and a Sikh. इनके नाम है, इनमें जो हिंदू थे वो पीके सहगल थे, शाहनवाज मुस्लिम थे, आपके गुरुबख्श सिंह ढिल्लोन जो थे वो सिख थे, भुला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू and Nehru appeared for the defense, the later putting on his barrister's gown after 25 years. And the Muslim League also joined the countrywide protest on 20 November. An intelligence bureau note admitted that there has seldom been a matter which has attracted so much Indian public interest, and it is safe to say sympathy. This particular brand of sympathy cuts across communal barriers. एक टफ क्वेश्चन था आपका. A journalist B. Shiva Rao, visiting the Red Fort prisoners on the same day, reported that there is not the slightest feeling among them of Hindu and Muslim. A majority of the men now awaiting trial in the Red Fort is Muslim. Some of these men are bitter that Mr. Jinnah is keeping alive a controversy about Pakistan. The British became extremely nervous about the INA spreading to the Indian Army, and in January the Punjab governor reported that a Lahore reception for released INA. The INA prisoners had been attended by Indian soldiers in uniform. चलिए अब आंसर को मार्क करेंगे. So the correct answer for the first question is INA trials. जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहने वाला है टाइटल वो आपका INA trials रहने वाला है. नेक्स्ट आपसे पूछ लिया द ट्रायल ऑफ पीके सहगल, शाहनवाज एंड गुरुबख्श सिंह ढिल्लोन सिम्बोलाइजेस, किसको सिम्बोलाइज कर रहे हैं ये लोग? तो ये आपके थ्रेड टू पर्सन फाइटिंग फॉर दी फ्रीडम. Next question number 15, INA stands for, so INA stands for Indian National Army. आपने Indian National Army को पैसेज में पढ़ लिया एंड ये लाइन आपने पढ़ी थी, ठीक है, और यहाँ पे पूछा था कौन सिंपैथाइज कर रहा है किसके लिए या किसके अगेंस्ट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि इंडियन सिंपैथाइज्ड विद द पर्सन हु वर टू बी ट्रायल्ड. Next one is question number 17. Majority of people waiting for trial outside the Red Fort and criticizing Jinnah Warda. तो majority किसकी थी वहाँ पर? मुस्लिम्स की थी. नेक्स्ट सिंपैथी जो है इंडियन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म विद द रिलीज्ड INA prisoners at लाहौर इंडिकेट्स, वो क्या इंडिकेट्स कर रहा है? दैट इज फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रेटर्निटी. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19. द कंट्री विच हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द 2 लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड इज. वर्ल्ड में जो 2 लार्जेस्ट सर्कुलेट होने वाले न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, द कंट्री विच हैज़ अ डिस्टिंक्शन, जिसमें वो कंट्री, उस देश का वो कंट्री जहाँ पे डिस्टिंक्शन थी, जिसके पास डिस्टिंक्शन थे 2 लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स के in the world is, so that is option number 3, that is Japan. Next question number 20. The chronological order of non-verbal communication is. तो chronological order क्या रहने वाला है आपका non-verbal communication का? तो the correct answer for this question is question number 2 आ गया आपका 19. Oh sorry, हाँ 18. After that 19 and question number 20. The chronological order of non-verbal communication is क्या है? तो ये आपका है, सबसे पहले आप साइन देखते हैं, सिंबल्स देखते हैं, फिर कोड्स और फिर कलर्स. सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन से यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट कनेक्टेड नहीं है? तो मीडियम जो है वो एक मैसेज है, तो मैसेज की अगर बात हो रही है तो कम्युनिकेशन में आ रहा है आपका. द वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कोकून. जो वर्ल्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक कोकून है, तो
कम्युनिकेशन आप विदाउट इलेक्ट्रॉनिक पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी रहने वाला है हमारा। इन्फॉर्मेशन इज पावर, तो आप कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र भी यहाँ पर हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी हमारा ठीक रहने वाला है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है जो कि कम्युनिकेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी कि टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कम्युनिकेशन बिकम सर्कुलर वैन, कब सर्कुलर हुआ था? द डिकोडर बिकम एन एनकोडर, द फीडबैक इज एब्सेंट, द सोर्स इज credible and the channel is clear. So the correct answer for this question is the decoder become an encoder. जब डिकोडर जो है वो एनकोडर बन जाएगा तो कम्युनिकेशन जो है वो कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। The site that played a major role during the terrorist attack on Mumbai 11 out of 26 in डेट है आपकी 26/11 in 2008 was, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्विटर। जो टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में आपका 2008 में, उस टाइम पर जिस साइट ने एक अच्छा रोल प्ले किया था वो थी ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर असर्शन और रीजन से क्वेश्चन पूछा है। असर्शन है आपका कि किसी भी एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए एट टाइम्स इट इज़ डिज़ायरेबल टू यूज़ द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी, क्या आप प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करना चाहिए। एंड यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट, और अगर हम प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करेगा, आपका जो एक्सटेंसिव कवरेज रहेगी कोर्स कंटेंट की उसको फैसिलिटेट करेगा। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो देखिए दोनों ही ए और आर सही हैं, लेकिन ए जो है वो जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कैलेंडर से है। जनवरी 1, 1995 को संडे था, तो आपका व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन जनवरी 1, 1996। तो 1996 में कौन सा दिन होगा? अगर आपने हमारे सारे प्रैक्टिस सेशंस लिए हैं, मॉडल पेपर्स देखे हैं, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ये एट दैट टाइम वो आपका अलग ईयर का मॉडल पेपर था, अलग ईयर का क्वेश्चन था, एंड ये आपका मैंने अभी आपको बताया ये भी आपका अलग ईयर का है। तो देख लीजिए 2 ईयर्स में क्वेश्चन सेम बिल्कुल रिपीट हुआ है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगर आपने लिया है तो आपको ही पता होगा, दैट इज मंडे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।